हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप जेपीएससी या फिर झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ जो वीकली टेस्ट लाया गया है आपके सामने 10 से 20 सितंबर तक का महत्वपूर्ण टॉपिक को निकाल करके ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप हमारे सेशन में बने रहिए। जैसा कि मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि पहले वीडियो में जो क्वेश्चन बताया जा रहा है, आप वीडियो को पॉज़ करके अपना आंसर खुद दीजिए। उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि आपका सही है, तो फिर उसे मिलाइए हमारे आंसर से कि आपका कितना सही हो रहा है या फिर कितना गलत हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किए गए हैं जिसके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है और अगर आप इसे कंटिन्यू अटेम्प्ट करते हैं हमारे साथ, तो आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को, जिसमें हम 10 से 20 सितंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, पहला क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह को विकसित करने हेतु भारत एवं ईरान के बीच समझौता किस वर्ष हुआ था? पिछला वीडियो जो मैं आपको दिया था करंट अफेयर्स का, जिसमें मैं ईरान को लेके कुछ ट्रिक बताया था, उसमें आपको ये क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न के रूप में दिया गया था और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बताना है कि इसके लिए चाबहार बंदरगाह के लिए समझौता भारत और ईरान के बीच किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 1999, 2003, 2014 या फिर 2016। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2003। ये क्यों खबरों में था, आप पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपने ईरान से संबंधित पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे एक बार आप जरूर देख लीजिए, आपका रिवीजन होता रहेगा, आपको पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ से और कैसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, पुस्तक 107 डेज किसके द्वारा लिखी गई है? ये एक नई पुस्तक अभी हाल ही में चर्चा में रही है, खबरों में रहा है ये, और ये लिखा गया है कमला हैरिस के द्वारा। देखिए ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल अगर आप कौटिल्य पीसीएस करके सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको उसका क्यूआर कोड भी दिया था। अगर आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं या फिर आप हमारे नंबर पर भी डायरेक्ट मैसेज करके ऐड हो सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, जहां पर कि आपको ये सारा पीडीएफ उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो कमला हैरिस ने लिखा है 107 डेज को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, गगनयान मिशन भारत की एक बहुप्रतीक्षित मिशन है। इसके तहत अंतरिक्ष में भेजे जाने हेतु प्रस्तावित हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या रखा गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। जो हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है इसे 2025 में ही भेजा जाना प्रस्तावित है और गगनयान मिशन के तहत इसे भेजा जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजा जा रहा है अंतरिक्ष में, तो वो गगनयान मिशन के तहत भेजा जा रहा है और उस रोबोट का नाम क्या होना है? तो व्योम मित्र उसका नाम होगा। याद रखिएगा, व्योम मित्र उसका नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा देश ईरान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? देखिए ईरान के साथ सीमा साझा करने वाले देशों का मैं एक ट्रिक आपको बताया था। वो ट्रिक क्या था? आती है पास मेरी रानी, ऐसा करके मैं आपको ट्रिक बताया था, है ना। 7 देश हैं, तो ये हो जाएगा आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, इराक, पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। ठीक है, तो देखिए यहाँ जितने भी देशों का नाम बताया गया उसमें ताजिकिस्तान कहीं भी नहीं है। तो ईरान के साथ अपनी सीमा कौन साझा नहीं करेगा? ताजिकिस्तान अपनी सीमा साझा नहीं करेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को किस वर्ष भेजा जाना प्रस्तावित है? देखिए अभी जो हमने पढ़ा वो है रोबोट, रोबोट को भेजा जाएगा 2025 में, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों को किस वर्ष भेजा जाएगा गगनयान मिशन के तहत? तो वो भेजा जाना प्रस्तावित है 2027 तक। ठीक है, 2025 में भेजा जाएगा रोबोट को और 2027 में भेजा जाएगा अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान मिशन के तहत। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, इसरो द्वारा चंद्रमा पर किस वर्ष तक मानव मिशन भेजा जाना प्रस्तावित है? देखिए ये जो गगनयान है या चंद्रमा से संबंधित जो भी मिशन है इसे आप जरूर याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा संभावना है, 100% मान के चलिए कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा।
तो चंद्रमा पर मानव मिशन कब तक भेजा जाना प्रस्तावित है इसरो के द्वारा, तो वो प्रस्तावित है 2040 तक। ठीक है, 2035 जो है यहाँ पर भारत जो है अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का बात रखा है कि अंतरिक्ष स्टेशन हम अपना विकसित कर लेंगे कब तक, 2035 तक। और चंद्रमा में मानव मिशन कब भेजा जाएगा, 2040 तक। याद रखिएगा, चंद्रमा मिशन का और गगनयान मिशन का जो टाइमलाइन है, ये दोनों को याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। गगनयान मिशन के तहत जो भेजा जाएगा अंतरिक्ष यात्रियों को, वो 2027 तक भेजा जाएगा, और चंद्रमा पर मानव मिशन जो है वो 2040 तक भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, R&E किस देश की रेटिंग एजेंसी है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। अगर आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, R&E किस देश की रेटिंग एजेंसी है? तो ये जो रेटिंग एजेंसी है, ये जापान की रेटिंग एजेंसी है। क्या है कि यूएसए की रेटिंग एजेंसी के बाद जापान की जो रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने क्या किया है, भारत की इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था है उसका रेटिंग को BBB से बढ़ा के BBB प्लस कर दिया गया है। इसके बारे में डिटेल अभी बात नहीं करेंगे। इसके बारे में अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा कि ये क्या होता है और इकोनॉमिक्स में इसका क्या रोल है, इस पे आपको एक डिटेल वीडियो दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये मैं अपने पिछले वीडियो में जबकि करवाया भी था, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। भारत में ब्रेन ईटिंग अमीबा का पहला मामला कब पाया गया था? तो इसका आंसर जो है वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है, 2016। 2016 में भारत में ब्रेन ईटिंग अमीबा का पहला मामला कहाँ पाया गया था? केरल में पाया गया था। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो लगभग 4 मिनट का हमारे चैनल पे उपलब्ध है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसे जरूर देखिए, वो सभी वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चन बनाए जाने की संभावना भी बहुत ज्यादा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसके अनुसार किसी भी एक देश पर हमला दोनों के विरुद्ध युद्ध माना जाएगा? तो पाकिस्तान ने अभी किस देश के साथ ऐसा समझौता किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, तुर्की और चीन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि चीन का झुकाव बहुत ज्यादा पाकिस्तान की तरफ रहता है, तो हो सकता है कि आप चीन आंसर कर दें, लेकिन जो अभी ऐसा समझौता हस्ताक्षर किया है वो है सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, यूरोपीय यूनियन से संबंधित है ना। यूरोपियन यूनियन से संबंधित यहाँ 4 कथन दिया गया है। देखिए, टाइपिंग के कारण ये थोड़ा क्या हुआ है कि पेज चेंज होने के कारण इतना नीचे आ गया है ना। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिलहाल। यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1993 में maastricht संधि के द्वारा की गई थी, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। maastricht का संधि होता है 1993 में, नवंबर 1 नवंबर 1993 को ये संधि होता है, याद रखेंगे। इसी से यूरोपियन यूनियन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, यूरोपियन यूनियन के संस्थापक सदस्य यूनाइटेड किंगडम ने वर्ष 2020 में यूरोपियन यूनियन की सदस्यता त्याग दी, जिसे ब्रेग्जिट कहा गया है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। 2020 में जो ब्रिटेन है यानी कि यूनाइटेड किंगडम है, ये यूरोपियन यूनियन की सदस्यता को त्याग देता है। कब? 2020 में। टाइम याद रखेंगे, और इसी घटना को ब्रेग्जिट बोला गया था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो ये गलत है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में ये मुख्यालय नहीं है। ये मुख्यालय कहाँ है? ब्रसेल्स बेल्जियम में है। और वर्तमान यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष कौन है? तो उर्सुला वान डेर लेयेन। ठीक है, तो आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी के 1, 2 और 4 स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। तो उपयुक्त में से असत्य कथन पूछ रहा है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। असत्य कथन की पहचान करने के लिए बोल रहा है, तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? केवल 3। ठीक है, असत्य कथन केवल 3 हो जाएगा। देखिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ने के साथ ही सॉल्व करता जा रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम देना ठीक नहीं है। पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, पहले आप पीडीएफ पे आंसर बनाइए, उसके बाद आप वीडियो में आके एनालिसिस को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका कहाँ सही हो रहा है या फिर कहाँ गलत हो रहा है। ठीक है, नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप वहां से हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, खजुराहो स्मारक समूह को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था?
ठीक है, तो खजुराहो को किस वर्ष शामिल किया गया है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में, आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं 1984, 1985, 1986 और 1987। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1986। देखिए, किसी न किसी कारण से खजुराहो जो है अभी कुछ दिन पहले न्यूज में रहा था, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, खजुराहो के किसी एक मंदिर में मूर्ति स्थापना की बात चल रही थी, इस कारण से खजुराहो न्यूज में रहा है और इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो खजुराहो को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था 1986 में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये खजुराहो भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 12। एमी अवार्ड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपके सामने 3 कथन है कि 77वें एमी अवार्ड्स की घोषणा लॉस एंजल्स में की गई, सबसे कम उम्र में एमी अवार्ड जीतने वाले अभिनेता ट्रेमेल टिलमैन बने, और थर्ड स्टेटमेंट है एमी अवार्ड जीतने वाले पहले अश्वेत कलाकार ओवेन कूपर बने। आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। आपके सामने ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 और केवल 2 और 3। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा केवल 1। पहला स्टेटमेंट ही केवल सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि एमी अवार्ड सबसे कम उम्र में जीतने वाले बने हैं ओवेन कूपर। ठीक है, ओवेन कूपर बने हैं सबसे कम उम्र में एमी अवार्ड को जीतने वाले, और एमी अवार्ड जीतने वाले पहले अश्वेत कलाकार बने हैं ट्रेमेल टिलमैन। ये दोनों नामों को रिप्लेस कर दिया गया था अपने जगह से, इसलिए तो ध्यान रखेंगे, इन सभी चीजों को नोट करते चलेंगे, यहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आप अगर अलग अलग परीक्षाओं को देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि अवार्ड्स से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने, आधुनिक मैसूर के निर्माता कहे जाने वाले एम विश्वेश्वरैया को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो एम विश्वेश्वरैया को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था। आपके सामने ऑप्शंस है 1955, 1954, 1956 और 1965। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1955। एम विश्वेश्वरैया कौन है। तो एम विश्वेश्वरैया वही हैं जिनके जन्म दिन के अवसर पर इंजीनियर डे मनाया जाता है। ठीक है, इंजीनियर डे मनाया जाता है इन्हीं की जयंती के अवसर पर, और ये आधुनिक मैसूर के निर्माता कहे जाते हैं और इनको वर्ष 1955 में भारत रत्न दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने, हाल ही में खबरों में रहा किरिसी रिफाइनरी किस देश में स्थित है। तो किरिसी रिफाइनरी किस देश में स्थित है आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं रूस, यूक्रेन, ईरान और इजराइल। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा रूस। रूस का ये सबसे बड़ा रिफाइनरी है जहां पर कुछ दिन पहले यूक्रेन ने अटैक कर दिया था। ये चारों देश अभी न्यूज में हैं किसी न किसी कारण से, और चारों देश में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि किरिसी रिफाइनरी कहां पर है। तो इसे याद रखने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप ऐसे टेस्ट के माध्यम से रिवाइज करते रहें चीजों को। अगर आप इस तरीके के टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ेंगे और ऐसा वीकली टेस्ट जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। वीकली टेस्ट जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने, हाल ही में यूएन आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है। देखिए इसे इकोसॉक बोलते हैं ना। ये यूएन का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समिति है, इसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं अमित खरे, प्रीति सरन, एल सत्य श्रीनिवास और रवि रंजन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्रीति सरन। प्रीति सरन को अभी बनाया गया है आपका यूनाइटेड इकोसॉक का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, चलिए एन श्रीनिवास जो है इनको अभी क्या बनाया गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसका कार्यकारी निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, आप ध्यान रखेंगे। और अमित खरे को उपराष्ट्रपति का सचिव बनाया गया है, ये बात का आप, इस बात को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्रिटेन के लिवरपूल में आयोजित मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में जैस्मीन लंबोरिया और मीनाक्षी हुड्डा ने क्रमशः किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आपको ये बताना है कि जैस्मिन लंबोरिया और
ये आपका मीनाक्षी हुड्डा ये कौन से भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीती हैं? आपके सामने ऑप्शंस है 58 केजी और 42 केजी, ऑप्शन बी है 57 केजी और 48 केजी, ऑप्शन सी है 62 केजी और 52 केजी और ऑप्शन डी है 48 केजी और 58 केजी। ऐसा भार वर्ग वाला क्वेश्चन कभी-कभी सरप्राइज करने के लिए डाल दिया जाता है। पिछले साल के बीपीएससी में अगर आप देखेंगे तो भार वर्ग से क्वेश्चन पूछा गया था एक स्पोर्ट्स से संबंधित। तो यहाँ भी भार वर्ग वाला प्रैक्टिस करते रहिए, हो सकता है जेपीएससी में भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाए, है ना? तो जैस्मिन लंबोरिया जो हैं ये 57 केजी भार वर्ग में फाइट की थी और मीनाक्षी हुड्डा जो हैं ये 48 केजी भार वर्ग में फाइट की थी। ठीक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखेंगे इस फैक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए, बैराबी सैरांग रेलवे लाइन से भी संबंधित एक वीडियो बना के मैं आपको इंफॉर्मेशन दे चुका हूं इससे संबंधित। और यहां से देखिए 3 स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको बताना है कौन सा इसमें जो सही है। बैराबी सैरांग रेलवे लाइन जो है इसके बारे में पहला कथन है कि यह अरुणाचल प्रदेश की राजधानी को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इसकी लंबाई जो है लगभग 52 किलोमीटर है। और थर्ड स्टेटमेंट है 8070 करोड़ रुपए के लागत से निर्मित इस रेलवे लाइन का उद्घाटन 13 सितंबर 2025 को किया गया है। आपको बताना है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, मैं अपने वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं, 8070 करोड़ रुपए के लागत से ये बना है, ये बात भी सही है। और 13 सितंबर 2025 को इसका उद्घाटन किया गया, ये भी सही है। हमारे पीएम ने इसका उद्घाटन किया है। कई बार आपसे उद्घाटनकर्ता का नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो ऐसा याद रखिए कि इतिहास में अगर पहली बार कुछ हो रहा है तो हम मैक्सिमम टाइम प्रधानमंत्री मोदी ही उद्घाटन करते हैं। तो इसका उद्घाटन जो है ये प्रधानमंत्री मोदी किए हैं। लंबाई जो है इस रेलवे लाइन की लगभग 52 किलोमीटर है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी नहीं, मिजोरम की राजधानी आइजॉल को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। ठीक है? तो आप ध्यान रखेंगे, आइजॉल को जोड़ता है ये। कौन सा कथन सही हो जाएगा? केवल 2 और केवल 3 जो है ये आपका कथन हो जाएगा सही। 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है? तो याद रखेंगे, ऐसे आपको क्वेश्चन को फंसाने के लिए मिजोरम की जगह कई बार आपको प्लेस का नाम चेंज कर दिया जाएगा, ताकि आप कंफ्यूज रहें और थोड़ा आपका क्वेश्चन गलत करवाने का कोशिश किया जाएगा एग्जाम में। तो मतलब है कि जाल बिछाया जाएगा, आपको फंसना नहीं है। और वहां आप कैसे नहीं फंसेंगे? तो सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू नहीं फंसेंगे। और वो प्रैक्टिस करना है अगर, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए और आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीकली टेस्ट आपको हर वीक में उपलब्ध करवा दिया जाएगा करंट अफेयर्स से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने, लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकपाल के संबंध में आपको बताना है कि नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है या फिर सही नहीं है, आपको ये देखना है। पहला स्टेटमेंट है, भारत में लोकपाल की स्थापना लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। थर्ड स्टेटमेंट है, वर्तमान में भारत के लोकपाल अजय मानिकराव खानविलकर हैं। और फोर्थ स्टेटमेंट है, यूपीएससी के अधिकारी लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा कथन सही है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे या अभी करंट आप कंटिन्यू फॉलो कर रहे होंगे, तो यहाँ पर जो दिया गया है चारों स्टेटमेंट सही है। आप जानते हैं लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और पहले लोकपाल जो थे पिनाकी चंद्र घोष थे, 2019 में इनकी नियुक्ति की गई थी। और वर्तमान में जो अजय मानिकराव खानविलकर हैं, ये वर्तमान में भारत के लोकपाल हैं। और लोकपाल ने हाल ही में ये बात कहा है कि यूपीएससी के जो अधिकारी हैं वो लोकपाल के दायरे में नहीं आते हैं। तो ये चारों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? आप जानते हैं कि नेपाल में हाल में तख्ता पलट हुआ है। वहां के जैन जी ने क्या किया है, प्रदर्शन किया है और वहां की सरकार को हटा दिया है। तो नेपाल को अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो इसका आंसर आपको आसानी से पता होगा। आपके सामने ऑप्शन हैं, सुशीला पौडेल, सुशीला गर्ग, सुशीला कार्की या फिर सुशीला ओली। देखिए, ये चारों नाम मुझे नहीं पता है कि नहीं, मैं सिर्फ ये ऑप्शन दिया हूं ताकि आप कंफ्यूज करें। सुशीला नाम चारों का है और जो बनी है अभी प्रधानमंत्री वो है कार्की, सुशीला कार्की
प्रधानमंत्री बनी हैं। ठीक है, बाकी नाम आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री कौन है? अभी कुछ दिन पहले ये झारखंड के दौरे पे आए थे, इसलिए यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी किशन रेड्डी। ठीक है, जी किशन रेड्डी जो हैं ये भारत के कोयला एवं खान मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के सह संस्थापक कौन थे? हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो हो सकता है कि आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की स्थापना 1999 में की गई थी आईआईएम अहमदाबाद के कुछ शोधार्थियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के द्वारा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसका भी इंफॉर्मेशन मेरे चैनल पे डाला हुआ है पहले ही वीडियो बना के, है ना। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के सह संस्थापक थे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, जगदीप एस छोकर। ठीक है, जगदीप एस छोकर जो हैं ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के सह संस्थापक थे और अभी हाल ही में उनका निधन हो गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हाल ही में सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, उनके विपक्षी उम्मीदवार कौन थे? ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में विपक्षी उम्मीदवार के बारे में पूछ लिया जाता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी साई सुदर्शन रेड्डी, ऑप्शन सी है जो बी सुदर्शन रेड्डी, और ऑप्शन डी यशवंत सिन्हा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बी सुदर्शन रेड्डी। ठीक है, बी सुदर्शन रेड्डी ये पूर्व न्यायाधीश भी रहे हैं हाईकोर्ट के, और इन्होंने ही क्या किया था कि विपक्ष में से उम्मीदवार का पर्चा भरा था इन्होंने। और साई सुदर्शन रेड्डी जो है ये कोई है नहीं, साई सुदर्शन एक क्रिकेटर है, तो ये नाम यहाँ पे सिर्फ डाला गया है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूजन से बचना है आपको और प्रैक्टिस करते रहना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे सामने, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के अध्यक्ष एवं गैर कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली संस्था कौन सी है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, बैंक बोर्ड ब्यूरो, ऑप्शन बी है वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, ऑप्शन सी है भारतीय रिजर्व बैंक, और ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। तो इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो। देखिए पहले बैंक बोर्ड ब्यूरो था, लेकिन इसे प्रतिस्थापित करके वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो की स्थापना की गई थी। ठीक है, ऐसे फैक्ट्स में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपको गलत नहीं करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब झारखंड से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि झारखंड से क्या क्या स्पेशल न्यूज रहा है और कहां से क्वेश्चन बनाए जाने की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा है। देखिए झारखंड विशेष में क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने है, राम रेखा धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, हजारीबाग, गिरिडीह, सिमडेगा और फिर लोहरदग्गा। तो राम रेखा धाम जो है ये आपका सिमडेगा में स्थित है, ध्यान रखेंगे। देखिए एक है झारखंड धाम, तो झारखंड धाम जो है ये है आपका कहाँ पर? गिरिडीह में। झारखंड धाम जो है ये गिरिडीह में है, लेकिन राम रेखा धाम जब आपसे पूछे तो वो सिमडेगा में स्थित है। इसका विकास करने के लिए कुछ बात चल रही है, झारखंड सरकार कुछ इस योजना बना रही है, इसलिए ये चर्चा में है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारे सामने, एक बुक का नाम है ग्लोसरी ऑफ लैंड रेवेन्यू टर्म्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? आपसे विमोचनकर्ता का नाम पूछ रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, एल ख्यांगते, डॉक्टर अविनाश कुमार, डॉक्टर सुनील सिंह, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो ऐसा ऑप्शन है ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों ही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। और डॉक्टर सुनील कुमार जो हैं इन्होंने क्या किया है कि इस बुक को लिखा है। ग्लोसरी ऑफ लैंड रेवेन्यू टर्म्स नामक पुस्तक की रचना किसने की है अगर आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर सुनील कुमार सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। झारखंड सरकार ने पूरे प्रदेश में अबुआ मेडिकल स्टोर खोलने की घोषणा की है, ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि पहले चरण में 700 अबुआ मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप यही ध्यान देंगे कि आपसे पूछ क्या रहा है, सही है या फिर सही नहीं है, पहले आप इसी बात पे ध्यान देंगे। तो देखिए ये दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी, इन्होंने घोषणा किया है इस बात का कि झारखंड सरकार जो है ये अबुआ मेडिकल स्टोर खोलने की बात कर रही है और पहले चरण में पूरे झारखंड में 700 अबुआ स्टोर खोले जाएंगे।
तो यहाँ पर सही तो दोनों है, लेकिन आपसे पूछ रहा है सही नहीं है, तो ऑप्शन डी, कोई भी ऐसा कथन नहीं है कि यहाँ पर गलत है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे सामने। झारखंड सरकार के सांख्यिकी विभाग के अनुसार वर्ष 2011 से वर्ष 2024 के बीच झारखंड की आबादी में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए, ये आंकड़े भी मैं आपको वीडियो के थ्रू बता चुका हूं। अगर आप कंटिन्यू हमारे वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपका करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। ठीक है, तो वर्ष 2011 से वर्ष 2024 के बीच झारखंड की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है 69 लाख का, है ना। 69 लाख का वृद्धि दर्ज किया गया है झारखंड की आबादी में, और सांख्यिकी विभाग ने ये आकलन किया है। झारखंड सरकार के सांख्यिकी विभाग ने, ध्यान रखेंगे इस बात को। कौन से जिले में कितना जनसंख्या बढ़ा है और कौन से जिले में सबसे कम जनसंख्या बढ़ा है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपने नहीं रिवाइज किया है या इसे नहीं पढ़ा है कहीं पे, तो हमारे चैनल पे जाइए और ये सभी वीडियो को ढूंढ ढूंढ के आप वहां से रिवाइज कीजिए, ताकि आपका क्वेश्चन बने, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे सामने। झारखंड में प्रस्तावित 5 नए बायोगैस प्लांट की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं की जाएगी। आपसे पूछ रहा है कहां पर नहीं किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी है, गिरिडीह, गिरिडीह में बायोगैस प्लांट का स्थापना नहीं किया जाएगा। बोकारो, रामगढ़, दुमका, जामताड़ा और सरायकेला खरसावां जो है, ये आप वहां पर बायोगैस प्लांट का स्थापना किया जाएगा, लेकिन गिरिडीह में बायोगैस प्लांट का स्थापना नहीं किया जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। झारखंड में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोला जाना प्रस्तावित है, ये भी मैं अपने वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो झारखंड में आपके सामने जो ऑप्शन है उनमें से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। झारखंड में 6 नए मेडिकल कॉलेज खोला जाना प्रस्तावित है। अब आपका काम है कि आप हमारे वीडियो पे जाइए, वहां देखिए कि किन किन जिलों में ये 6 नया मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे सामने। झारखंड के कितने जिलों के आदिवासी गांव में पर्यटकों के लिए होम स्टे की सुविधा विकसित की जाएगी। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टूरिज्म से संबंधित क्वेश्चन है और आपसे ये पूछा जा सकता है ना। तो ये होम स्टे की सुविधा जो है ये झारखंड के 5 जिलों में की जाएगी। अब आपका फिर से काम है कि वो 5 जिले कौन से हैं, तो हमारे चैनल पे जाइए और सर्च करके ये सभी वीडियो को देखिए, और उसके बाद एक बार फिर से प्रैक्टिस सीट को लेके आप एक बार फिर से ट्राई कीजिए खुद से आंसर बनाने का। और ये देखिए, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे आंसर सभी का डाल दिया गया है ना, 30 क्वेश्चन का। तो आप आराम से आंसर लगाने के बाद देख भी सकते हैं कि आपका कौन सा सही हो रहा है, कौन सा सही नहीं हो रहा है। और अगर आपको इसका पीडीएफ पाना है तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए जो नंबर है आप वहां पर कांटेक्ट करिए, और आप वहां पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के पीडीएफ को पा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद।